नमस्कार, साधना प्लस बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने दिया बयान, अधिकारी पर लगाए घोटाले के आरोप। कहा कई योजनाओं में किए हैं घोटाले। लॉकडाउन में रोजगार के लिए परेशान हो रहे श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत मिला रोजगार। श्रमिक योजना कार्ड धारकों को करा रही रोजगार उपलब्ध। घाघरा में चोरों का आतंक जारी, चोरों ने दिन दहाड़े ट्रांसफार्मर को चुराया तेल चोरी होने से क्षेत्र में बिजली आपूर्ति हुई बंद। खेत से बरामद हुआ युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां बिहार सरकार के मंत्री जमा खान ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने अधौरा पहाड़ी पर सरकारी कार्यों में हुआ घोटाला, नल जल योजना, सड़क, स्कूल भवन निर्माण में घोटाला करने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इन सभी योजनाओं की जांच करने की मांग भी की है। आपको बता दें, बिहार मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी योजना में भारी लापरवाही बरती गई और अधिकारी जनप्रतिनिधियों ने पैसे का बंदरबाट कर लिया और काम अधूरा छोड़ दिया। कहीं नल का पाइप लगाया गया तो पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया, कहीं घर घर तक पानी ही नहीं पहुंच रहा। कैमूर जिले में ऐसी कई सरकारी योजनाएं हैं जिसमें मंत्रियों ने बड़ा घोटाला अपने सरकार के अधिकारियों पर करने का आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने जांच की मांग की है तो जांच होती भी है या फिर मंत्री का आदेश भी सरकारी दफ्तर के फाइलों में दबकर रह जाता है। मामला चल रहा था, जो मैं यहाँ देखा इससे मैं संतुष्ट रहा। और बिहार में कई जगह गया, कैमूर का ससरा में मैं गया था, जहाँ गड़बड़ गलती पाया मैंने वो डाटा भी समझाया भी उनको। चूंकि बिहार सरकार में हम कैबिनेट मिनिस्टर जरूर है, मैं अपने आप को कार्यकर्ता समझता हूँ, कार्यकर्ता हूँ भी। हम लोग के नेता एक ही है, माननीय मुख्यमंत्री जी वो सलाह देते हैं, आदेश देते हैं। हफ्ता महीने में 2 बार बैठक जरूर करके वो आदेश देते हैं निश्चित सब काम करने के लिए। उस रूप में चलता हूँ। वही साल मैं धौरा आया तो मैं आया था किचन देखने के लिए, ब्लॉक अधिकारी लोग बैठे हैं, उनसे मुझे बात करना था। मैं मुझे शिकायत मिला था, पीएचडी विभाग का कुछ शिकायत मिला था, जो नल जल बहुत जगह है जो बंद है, बहुत नल है जो घर के अंदर प्रवेश नहीं किया है। ये शिकायतें थी जो मुझे मिला भी, उस पर मैं अभी क्लियर नहीं बोलूंगा और मैं उससे जांच कर रहा हूँ। रोड का शिकायत था, मैं अभी रास्ते में आया, स्कूल का था, आवासीय विद्यालय था, कौन वहाँ है देवरी, उसमें मैं गया देखा तो उसमें भी बालू सीमेंट में चेक भी किया। जो जानकारी में नहीं है इतना, लेकिन उसको मैं लेने जाऊंगा, जानकारी जो जानकार है उसको मैं जांच करवाऊंगा। इसलिए यहाँ बहुत जगह दौरा में ऐसा है कि जो हमारे यहाँ दौरा के लोग हैं सीधे साधे हैं और वो लोग या जांच नहीं करा पाते या उस पर उस अधिकारी के चढ़ नहीं पाते हैं, गरीब हैं, कमजोर हैं, सीधे साधे हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ दौरा के अंदर का दौरा के जो भी काम चल रही कहीं न कहीं उसमें घोटाला हो रहा है। बढ़ते हैं आगे, जहां कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य में लॉकडाउन जारी है। ऐसे में कई सामाजिक संगठन के साथ साथ लोग मानवीय सेवा में जुटे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में हजारीबाग स्थानीय HMCH में वार्ड पार्षदों और समाज सेवियों ने अस्पताल के वार्ड कर्मी, इलाजरत मरीज और अन्य लोगों को ड्राई फ्रूट दिए। वहीं मौके पर वार्ड पार्षद अनिल प्रसाद ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा होती है, उसी का पालन करते हुए लोगों की सेवा कर रहे हैं और ये सेवा आगे भी लगातार जारी रहेगी। ये नर सेवा नारायण सेवा के तहत मानव जाति के लिए अभी जो विकट समस्या अभी आ पड़ी है ये पूरे हिंदुस्तान में, इसी कड़ी में हम लोगों ने सदर हॉस्पिटल में पेशेंट व उनके अटेंडेंस को दूध एवं बिस्किट और ड्राई फ्रूट का वितरण किया जा रहा है और आगे भी ये किया जाता रहेगा। राज्य सरकार कोरोना काल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा करती है। वहीं दूसरी ओर आज भी कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हैं जहां डॉक्टर ही नहीं मौजूद हैं। एक ANM के भरोसे अस्पताल चल रहा है, उसी में एक अस्पताल विश्व प्रसिद्ध
आंचलिक साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के गांव सिमराहा का है, जहां ना तो डॉक्टर मौजूद हैं और ना ही जांच हो पा रही है, जबकि इस गांव में कोरोना से 2 लोगों की मौत होने की बात भी कही जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉजिटिव केसेस की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि यह अस्पताल एक एएनएम और एक गार्ड के भरोसे ही संचालित है। यहां ना तो कोई एम्बुलेंस है और ना ही कोई व्यवस्था। सकते हैं कि ये अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु जी का पैतृक गांव है। ये उनका निवास स्थल है, बैठक खाना। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अभी तक इस गांव में कोई भी जांच टीम नहीं आई है। बहुत सारे लोग अगल बगल इन्फेक्टेड भी हुए हैं और 1-2 की मौत भी हुई है कोरोना से, और कई लोग अभी पॉजिटिव हैं और कोई पॉजिटिव से ठीक भी हो रहे हैं। लेकिन अभी तक सरकारी स्तर पर कोई जांच टीम यहां तक नहीं आ पाई है। बगल में 5 किलोमीटर दूर में सिमराहा पीएचसी सेंटर है, जहां पे कागजों पे 5 डॉक्टर तो नियुक्त कर दिए गए हैं, लेकिन एक भी डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं आते हैं और एक एनएम के भरोसे पूरा स्वास्थ्य केंद्र चलता है और ओपीडी जैसे संवेदनशील चीजों का संचालन भी वही करती हैं। तो आप इससे सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस कदर से ग्रामीण इलाकों में चरमराई हुई है। कैसे ये अस्पताल कैसे चल रहा है? यहाँ पर है जो हम मतलब यहाँ पे ओपीडी का काम करते हैं और यहाँ पे हम 24 घंटा तक रहते हैं। क्वार्टर मिला हुआ है, उसी क्वार्टर में रहते हैं। यहाँ पर जो भी सुविधा है जैसे ओपीडी का मतलब करना, पेशेंट का कोरोना टेस्ट करना, डिलीवरी कराना, वो सब काम हम यहाँ पे करते हैं। फिर डॉक्टर साहब नहीं है, आप मतलब सिर्फ एक आप ही के भरोसे जो पूरा अस्पताल चल रहा है? डॉक्टर साहब पहले आते थे, लेकिन इधर मतलब कुछ दिनों से उनका ड्यूटी पीएचसी में लगा हुआ है फाजिलगंज में, इसलिए अभी तो वो लोग नहीं आते। बढ़ते हैं आगे और अब बात लातेहार की करेंगे, जहां जिले के मगधकोल परियोजना के चमातू में बीती रात अज्ञात अपराधियों ने खनन काम में लगे हाईवा को आग के हवाले कर दिया। घटना के बारे में हाईवा चालक अनिल कुमार नायक ने बताया कि रात में 5 की संख्या में हथियारबंद अपराधी यहां पहुंचे और 3 अपराधी उनके पास आकर हाईवा को बंदूक की नोक पर रुकवाने लगे। वहीं इस दौरान गाली गलौज भी किया। ड्राइवर को अपने कब्जे में लेकर हाईवा का पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया और घटना को अंजाम देकर वापस जंगल की ओर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। करीब उस टाइम 1 बज रहा था। मैं लेवल देख तो वो जंगल का आदमी वो लोग निकला पार्टी वाला, एकदम 3 आदमी मेरे पास था, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, पूरा गोंड लेके एक बीच में। तो मेरे पास आकर तुरंत बोला हेडलाइट बंद कर, केबल लाइट तुरंत बंद कर। जब तक और 2 आदमी और आया, गाड़ी को आग लगा दी पेट्रोल। कुछ बोल रहा था क्या? नहीं, और कुछ भी नहीं बोला, एक लोग भी नहीं बोला कि मारा भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने कंपनी के खिलाफ या कुछ लेने हुए कुछ भी नहीं, कुछ कंपनी के बारे में कुछ नहीं बोला। किस संगठन सही बताया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं बोला। और इतना ही बोला बस, मेरे को नीचे उतार दिया। फिर वो लोग तुरंत 1 मिनट के अंदर गाड़ी, 2 मिनट का खेल तो है। कितने की संख्या में थे लोग? कितने की संख्या में थे? और सिमडेगा के बाजार टोले स्थित खेत में युवक का शव बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी का माहौल है। वहीं मृत युवक की पहचान सनी पासवान के रूप में की गई। जानकारी के मुताबिक युवक की गला रेतकर हत्या की गई और पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और अगली खबर गुमला से है, जहां जिले के घाघरा थाना क्षेत्र से ट्रांसफार्मर का तेल चोरी किए जाने का घटना सामने आई है। आपको बता दें कि बिजली के ट्रांसफार्मर में चोरों ने छेद कर उसका सारा तेल निकाल लिया और तेल चोरी होने के बाद से गांव में पूरी तरह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। जिस तरह से अज्ञात चोरों ने क्षेत्र में चोरी की घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया है, उससे अब आम लोग तो दूर सरकारी विभाग भी खासे परेशान चल रहे हैं। चोरी की घटना को घाघरा लोहरदगा मुख्य पथ में अंजाम दिया गया, जिससे पुलिसिया गश्ती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बिजली विभाग के कनीय अभियंता सूरज कुमार दास ने बताया कि चोर लगातार ट्रांसफार्मर से तेल की चोरी कर रहे हैं और इस पर थाना प्रभारी भी चुप्पी साधे हुए हैं। कुछ भी बोलने से थाना प्रभारी इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं।
चपका और नवडीहा में जो ट्रांसफार्मर में छेद करके तेल चोरी किया गया है अज्ञात लोगों द्वारा, इसके खिलाफ आज हम प्राथमिकी दर्ज करने यहाँ घाघरा थाना आए हुए हैं। बढ़ते आगे, जहां कोरोना महामारी के चलते एक और राज्य में लॉकडाउन जारी है, वहीं इसी के चलते श्रमिकों के लिए रोजगार के अवसर ना के बराबर हो गए हैं। कोरोना महामारी के चलते श्रमिकों को 2 जून की रोटी तक नसीब नहीं हो पा रही। साथ ही सभी दैनिक मजदूरी संबंधी कार्य बंद है। आपको बता दें कि ऐसे समय में हजारीबाग निगम द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक योजना कार्ड धारकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और नगर आयुक्त माधवी मिश्रा के निर्देशन पर तालाबों का गहरीकरण, सौंदर्यीकरण, साफ सफाई का काम भी किया जा रहा है, जिससे श्रमिक इस विषम परिस्थिति में अपनी गुजर बसर कर सके। वहीं मौके पर वार्ड 27 की वार्ड पार्षद सोनी छेत्री ने कहा कि इस लॉकडाउन में निगम के द्वारा सराहनीय काम किए जा रहे हैं, इससे श्रमिक वर्ग को आर्थिक बल मिलेगा। हमारे वार्ड 27 स्थित खजांची तालाब में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत काम लगाया गया है, जिससे साफ सफाई भी हो रहा है, साथ में गहरीकरण की भी कोशिश किया जा रहा है। इस मुख्यमंत्री श्रमिक योजना का मेन उद्देश्य यही है कि कोरोना लॉकडाउन के समय में जो श्रमिक घर बैठे हैं, उन लोग का घर चलाना मुश्किल हो बैठा है, इसलिए उन लोग को काम दिया गया है। साथ ही हम लोग का वार्ड में तालाब में भी सौंदर्यीकरण या गहरीकरण किया जाए। इसके लिए हम लोग ने बहुत बार हम लोग की नगर आयुक्त माधवी मिश्रा जी को आवेदन दिया हुआ था कि गहरीकरण किया जाए। इसको उन्होंने ध्यान में रखते हुए पिछले 2 दिनों से यहाँ तालाब। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सैनिटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल। सभी आधुनिक चिकित्सकीय उपकरणों से लैस 24/7 है सेवा में समर्पित। रामकृष्ण मिशन अस्पताल, खूंटी रोड, तूपुदाना, रांची, जिसका सेवा ही परम धर्म है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का, जहां बिहार की राजनीति अब दूसरे दौर में प्रवेश कर रही है। जी हां, बिहार के राजनेताओं के बेटे तो राजनीति में लगे ही रहते हैं, अब राजनेताओं की बहु बेटियां भी खुलकर सामने आ गई हैं। अब ट्विटर पर लालू यादव की बेटी और पूर्व मुख्यमंत्री मांझी की बेटी भी सामने सामने हैं। इसी पर देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। पिछले कुछ दिनों से लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य बिहार की राजनीति को लेकर लगातार ट्विटर पर बयानबाजी कर रही हैं। कभी वो नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की मांग करती हैं, तो कभी पीएम मोदी को महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराती हैं। 2 दिन पहले ही रोहिणी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी का मुंह तोड़ने की बात कही। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष से रोहिणी को चुनौती देने के लिए कोई महिला राजनेता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन शुक्रवार को बिहार की राजनीति ने एक बार फिर करवट ली और पूर्व सीएम की बेटी के सामने एक और पूर्व सीएम के घर की महिला ने रोहिणी के सामने अपनी ग्रैंड एंट्री की। अंतर बस इतना है कि वो पूर्व सीएम की बेटी नहीं बल्कि बहू हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी की, जिनकी बहू दीपा संतोष मांझी ने रोहिणी आचार्य पर बड़ा हमला किया है। दीपा मांझी ने रोहिणी के उस ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है, जिसमें उन्होंने बिहार के बड़े अस्पताल में कोरोना से पीड़ित महिला से दुष्कर्म की घटना का जिक्र करते हुए सरकार को घेरने की कोशिश की। अब रोहिणी के इस ट्वीट पर दीपा ने लालू की बड़ी बहू ऐश्वर्या के साथ हुए सलूक का जिक्र किया है। मांझी की बहू ने लिखा है कि बिहार में एक और बेटी इंसाफ मांग रही है, जिसकी जिंदगी लालू परिवार ने बर्बाद कर दी। क्या गलती थी ऐश्वर्या की, जो तुम सभी ने मिलकर उसे जलील किया, मारा पीटा।
अब अपने घर शीशे के बने हों तो दूसरे के घर में पत्थर नहीं मारा करते। दीपा यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने अपने दूसरे ट्वीट में बिहार में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाने के लिए रोहिणी के सवाल पर भी करारा जवाब दिया। दीपा मांझी ने लिखा है कि 15 साल में तुहार अम्मा पापा 2 प्लांट लगैले हो, सिंगापुरिया जाली डॉक्टर बुलाउले बारू, चोरी डकैती करके डॉक्टर बनल बारू और दूसर के ज्ञान सिखा रहल बारू। ठीक से रहा ना तो ठीक हो जाइबू, ये बिहार हा बुझाइल। देखिए, वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस तरीके का ट्विटर वॉर चल रहा है वो निसंदेह राजनीतिक मर्यादा के लिए ठीक नहीं है। हालांकि इस ट्विटर में अशब्दों की शुरुआत भी आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के परिवार की तरफ से की गई है। मैं रोहिणी आचार्य जी से अनुरोध कर रहा हूं कि कृपया कर ऐसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग ना करें जिससे मजबूरन किसी को कुछ लिखना पड़े। अगर आप किसी के परिवार पर लांछन लगाएंगी तो कोई आपको क्यों छोड़ेगा? वही हो रहा है। हालांकि ये कहीं से ठीक नहीं है। अपनी गलतियों को छुपाने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का परिवार इस तरह की बेबुनियाद ट्वीट और गाली गलौज पर उतर गया है। हकीकत यह है कि राज्य सरकार जमीनी स्तर पर काम कर रही है, आम जनता को राहत पहुंचा रही है, लेकिन अब इन लोगों को काम धाम तो करना है नहीं। कोई दिल्ली से बैठ के ट्वीट करते हैं, कोई सिंगापुर से बैठ के ट्वीट करते हैं, लेकिन ट्वीट से काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी को अनर्गल बात शब्दों का प्रयोग करेंगी तो निसंदेह वो उसका जवाब देगा, और वही बिहार की वर्तमान राजनीति में हो रहा है। पिछले कुछ महीने से जिस तरह से रोहिणी बिहार के हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया दे रही थी, उसके बाद दीपा मांझी का इस तरह करारा जवाब देने के बाद से अब एनडीए को बड़ा हथियार मिल गया है। माना जा रहा है कि जिस तरह से रोहिणी के बिहार की राजनीति में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसी तरह दीपा संतोष मांझी भी परिवार की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकती हैं। अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि राजनीतिक घराने की बहू बेटी सोशल मीडिया की पिच से अलग जमीन पर कितना रंग जमा पाती हैं। साधना प्लस न्यूज के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे और अब बात खगड़िया की करेंगे, जहां जिला कांग्रेस पार्टी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया में जिला अध्यक्ष कुमार भानु प्रताप उर्फ गुड्डू पासवान और खगड़िया सदर विधायक छत्रपति यादव द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी के तैल चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उक्त मौके पर दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कोरोना की सुरक्षा के नियमों का पालन भी करते हुए उनके तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बता दें कि समारोह के बाद राजीव गांधी राहत यात्रा रथ जिला कांग्रेस कार्यालय खगड़िया से रवाना होकर राहत सामग्री लेकर सदर अस्पताल खगड़िया पहुंचा, जहां जरूरतमंद पीड़ितों को सैनिटाइजर, फल, दवा और भोजन बांटा गया। वहीं वहां से बाद राजीव गांधी राहत यात्रा रथ मानसी प्रखंड अस्पताल पहुंचा, जहां जरूरतमंद लोगों के बीच सैनिटाइजर, मास्क, फल और भोजन बांटा गया। जिसके बाद राहत सामग्री लेकर रथ महेश खूट पहुंचा, जहां राहत सामग्री गरीबों और निसहाय लोगों के बीच बांटी गई। आज सर राजीव गांधी का बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सर कांग्रेस की ओर से क्या तैयारी की गई है और क्या कुछ किया जा रहा है? सबसे पहले आज भारत रत्न प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पर उनको हम सत्य नमन करते हैं, जिनके कारण उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया। युवाओं को 18 साल में ही मत का प्रयोग करने का उन्होंने अधिकार दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज इस कोरोना काल में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ राजीव गांधी जी का ही देन है। बढ़ते आगे और अब बात राजधानी रांची की करेंगे, जहां पुलिस ने राजधानी रांची शहर में चल रहे जुए के अड्डे का खुलासा किया है। राजधानी पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र में जुए के अड्डे पर छापेमारी करते हुए 24 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार लोगों में ज्यादातर युवा पाए गए। सभी को अलग अलग थाने में भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक जगह जमा होकर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए जुआ खेल रहे हैं, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया।
बढ़ते हैं आगे। जहां एक तरफ कोरोना का कहर लगातार जारी है, वहीं महंगाई भी चरम पर है। मई में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। वहीं पेट्रोल डीजल की कीमतों में आए दिन उछाल से दूसरे जरूरी सामानों पर भी महंगाई की मार देखने को मिल रही है। इस बढ़ती महंगाई से पटना के लोग भी काफी परेशान हैं। पटना के एक पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत करने पहुंचे हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक सिंह। क्या कुछ पटना के लोगों का कहना महंगाई को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। जहां एक और कोरोना कहर बढ़ पा रहा है, वहीं लगातार पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों को परेशान कर रहा है। लगातार एक सप्ताह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसको देखते हुए पटना के लोग जो हैं काफी परेशान दिख रहे हैं। हम इस वक्त एक पटना के पेट्रोल पंप पे हैं। यहाँ आज का आपको रेट दिखाते हैं। आज जो पेट्रोल का जो रेट है 95.23 रुपए है और डीजल का रेट है 89.05 रुपए प्रति लीटर। यानी कि लगातार एक सप्ताह से जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं उनके दामों में वृद्धि हो रही है और लोग जो हैं काफी परेशान हैं। जहां एक और महंगाई लोगों को मार रहा है, वहीं कोरोना का भी कहर लगातार जारी है। ऐसे में पेट्रोल के दाम बढ़ जाना कहीं न कहीं लोगों के लिए चिंता का विषय है। अप्रैल महीने में पेट्रोल के जो दाम थे वो समान थे, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव थे। इसको लेके पेट्रोल के दामों में वृद्धि नहीं हो रही थी, लेकिन चुनाव जैसे ही खत्म हो गए लगातार जो दाम है पेट्रोल के वो बढ़ने लगे और इससे जो आम लोग हैं उनके जेब पे काफी असर पड़ा है। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? चुनाव के बाद तो ये नहीं था। चुनाव आता है तो डाउन हो जाता है, चुनाव के बाद ही लोग का बीमा स्टार्ट हो जाता है। लगातार दाम बढ़ रहा है। पिछले एक सप्ताह से देखेंगे कुछ न कुछ पैसे की बढ़ोतरी हो रही है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमें हर साल बढ़ रही है, और जब इनकी सरकार है तो कहाँ चल गई, महंगाई तो रोज बढ़ रही है। कोरोना का काल चल रहा है, जेब पे कितना असर पड़ रहा है इससे? बहुत ज्यादा। कोरोना काल में तो सरकार को चाहिए ताकि और डाउन करने के लिए, लेकिन वही स्थिति है कि और ज्यादा बढ़ रहा है, हाई बढ़ रहा है। तो बिल्कुल जो पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं, लोग काफी दुखी हैं इससे। पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। जी सर, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। क्या ऑटो का भी दाम बढ़ गया है, जहाँ 10 रुपया का जगह जहाँ 20 रुपया लिया जा रहा है। क्या कहेंगे? कोरोना काल चल रहा है, लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल के दाम बढ़ जाने से हर एक चीजों पे इसका असर देखने को मिल रहा है। जरूर सर, असर तो पड़ रहा ही है। हम लोग को दिक्कत हो रहा है। तो आम आदमी जो है हलकान है, परेशान है, क्योंकि लगातार जिस तरह पेट्रोल के दाम में वृद्धि हो रही है, चुनाव के समय दाम को कम कर दिया जाता है और चुनाव जैसे ही खत्म होता है दाम पेट्रोल के जो है कीमत जो है आसमान छूने लगती है। लगातार पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है। जी सर, वो तो एकदम 3 महीने से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग परेशान हो चुके हैं एकदम। आप लोग के जेब पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज्यादा, हम लोग तो परेशान हो चुके हैं। ये कोई तरीका थोड़ी है गवर्नमेंट का। पेट्रोल का जब दाम बढ़ जाता है तो और जरूरत के सामान में आता है। ये पिछली गवर्नमेंट जो थी हम लोग की सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें सोनिया गांधी जी या कांग्रेस की जो सरकार थी, उन्हीं लोगों का वक्तव्य था, उन्हीं लोगों का ये जो बकाया था वो अभी मोदी जी हमारे चुका रहे हैं। तो बिल्कुल लोग जो हैं काफी हलकान हैं जिस तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम में। ये तथ्य है, जो पिछली बार जो बकाया था वो उन लोगों का अभी वो पूरा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा तो अपडेट करना होगा उनको। तो निश्चित तौर पे लोग जो है काफी दुखी हैं, क्योंकि जिस तरह पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं इससे आम लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे ही सारा सामान का दाम भी डिपेंड करता है। यानी कि जैसे ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ता है, जितने भी जरूरत के सामान होते हैं वो भी आसमान छूने लगता है। अब देखना होगा कि इस कोरोना के कहर के बीच पेट्रोलियम का दाम कहां तक ऊपर पहुंचता है और कहां तक उसकी महंगाई में कमी आती है। पटना से साधना न्यूज के लिए अभिषेक। आगे, जहां झारखंड में कोरोना संक्रमण के बीच अब ब्लैक फंगस की समस्या भी लोगों को डराने लगी है। कई मामले राजधानी रांची समेत झारखंड में ब्लैक फंगस के देखने को मिल रहे हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए कहा कि किसी भी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यही वजह है कि कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान कुछ ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया गया जिसका ये दुष्प्रभाव है। यही वजह है कि आज हम ब्लैक फंगस से भी संघर्ष कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल कम किया जाए। हालांकि सरकार लगातार अपनी मेडिकल व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर रही है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने देश में अब बच्चों को हो रहे कोरोना संक्रमण को लेकर कहा कि झारखंड सरकार इस संक्रमण से लड़ने को तैयार है। हम लगातार व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं।
व्यवस्था की बात नहीं है। बात है कि उसको हम बच्चों और बड़ों में जो इलाज का जो क्रम होता है उसमें बहुत चीजें डॉक्टर के आधारित होती हैं, तो उसको हम लोग जो है उस पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और जितना जल्दी होगा वो चाहे NICU हो या PICU हो वगैरह जो भी डॉक्टरों के द्वारा या जो हमारे विधि विशेषज्ञ हैं वो जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं उसके अनुरूप राज्य सरकार काम कर रही है। इस तरह से ये समझिए कि न्यूटन की गति का एक तीसरा नियम होता है, क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया। तो जिस तरीके से कोरोना 19 की दवाइयों को दिया गया है और उन दवाइयों का ये दुष्परिणाम हुआ है कि ब्लैक फंगस जो है के रूप में एक महामारी ने पैर पसारा है और झारखंड में भी इसका आंशिक प्रभाव पड़ा है। हमारे यहाँ भी 16-17 मरीज ऐसे चिन्हित किए गए हैं जिनको ब्लैक फंगस नामक बीमारी आई है। फंगस के लिए सरकार गंभीर है और हम कोशिश करेंगे कि वैसी दवाइयां, जिस दवाइयों के दुष्परिणाम हो रहे हैं, वैसी दवाइयों को कम से कम इस्तेमाल किया जाए। राज्य सरकार पूरी तरीके से चाक चौबंद प्रबंधन कर रही है। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने कोरोना काल में इस्तेमाल होने वाली दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से ब्लैक फंगस के मामले में इजाफे की बात कही। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तमाम कोशिशों का ब्यौरा भी जनता के सामने रखा। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि राज्य सरकार की इन तमाम कोशिशें कब तक मुकम्मल हो पाती हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस न्यूज। नमस्कार। रामकृष्ण मिशन अस्पताल रांची में सेवा का एक सर्वोत्तम संस्थान। 7 दशकों से रामकृष्ण मिशन सेनेटोरियम में सभी बीमारियों का आधुनिक पद्धति से सस्ते दर पर इलाज। अस्पताल में अनुभवी डॉक्टर और कुशल नर्सें रखेंगी आपका विशेष ख्याल।